अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम मैथमेटिकल इकनॉमिक्स पढ़ रहे थे, तो उसी हवाले से हमारा जो आज का टॉपिक है अलजबरा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे और आपको ये आते होंगे, लेकिन इसमें हम दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, ये इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। इक्वेशंस क्या होती हैं, या मसावात जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो बेसिकली इक्वेशन जो है ये क्या होती है। इक्वेशन जो है कोई से भी जो अलजबरिक क्वांटिटीज़ होती हैं, अलजबरिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके वो अगर इक्वल के साइन से रिलेटेड हो, यानी कि दो अलजबरिक जो सेंटेंस हैं या क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में इक्वल का साइन हो, तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, एक क्वांटिटी है, उसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, दूसरी को वाई का। इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब है ये इक्वेशन है। इक्वलिटी साइन जाहिर कर रहा है दो क्वांटिटीज़ की बराबरी को। एक साइड जो है इसकी राइट हैंड साइड कहलाती है ये, और ये लेफ़्ट हैंड साइड कहलाती है। कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ जब ये इक्वलिटी के साइन के साथ रिलेटेड होती हैं, उनमें ये रिलेशनशिप होता है, तो उसको हम इक्वेशन या मसावात कहते हैं। अब ये जब हमें कोई भी इस किस्म का रिलेशनशिप गिवन होता है जिसमें दो क्वांटिटीज़ जो है उनकी बराबरी ज़ाहिर हो रही होती है, तो इसके दोनों साइड्स के ऊपर हमने इक्वल प्रोसेस करना होता है। जैसे अगर मैंने ये कह दिया कि एक्स एक क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी को वाई का नाम दे दिया है मैंने, तो ये दोनों अगर बराबर हैं, तो अब ये इक्वेशन ये बाय डेफिनेशन हमने ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं उनके रिलेशनशिप को लिख दिया है, यानी कि डिफ़ाइन कर दिया है। अब इस डेफिनेशन के बाद अब हमने इसके ऊपर जो भी प्रोसेस करना है वो इसकी दोनों साइड्स के ऊपर करना है। बिल्कुल ये इसी तरह से है जैसे कोई एक तराजू होता है, उसके दोनों साइड्स इक्वल वेट आप उसके ऊपर रख देते हैं, तो उसके बाद जब उसकी इक्वलिटी को बरकरार रखने के लिए फिर हमें दोनों साइड्स के ऊपर एक ही प्रोसेस करना पड़ता है। अगर हम एक साइड के ऊपर एक प्रोसेस करेंगे, दूसरी साइड पे भी वही प्रोसेस करेंगे। जैसे एक्स के अंदर अगर हमने 1 जमा किया है, तो वाई में भी हमें 1 ही जमा करना होगा, तो ही ये रिलेशनशिप बरकरार रह सकेगा, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से ये जो गिवन रिलेशनशिप है, इसके दोनों साइड्स के ऊपर हम -2 भी कर सकते हैं, y -2। अगर इधर -2 किया है तो यहाँ पर भी हमें -2 करना पड़ेगा, तो ही इक्वलिटी रिलेशनशिप बरकरार रह सकेगा। इसी तरह से जो है अगर हमने ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हमने 2 पे डिवाइड कर दिया है, तो राइट हैंड साइड को भी हमने 2 पे ही डिवाइड करना होगा हमें। तो हम दोनों साइड्स पे एक ही प्रोसेस करेंगे। इसी तरह से ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें राइट हैंड साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ही इक्वलिटी का रिलेशनशिप बरकरार रह सकेगा। तो यही इक्वेशन जो है इसका कॉन्सेप्ट है। इसके दोनों साइड्स के ऊपर अगर आपने जिस तरह तराजू के दोनों साइड्स पे आप एक जितना वेट रख देते हैं, तो एक साइड से आपने कुछ वेट उठाया तो दूसरी साइड से भी उतना ही उठाना होगा। एक साइड पे आपने कुछ एडिशनल वेट रखा, दूसरी साइड पे भी उतना ही रखना होगा, ताकि ये इक्वलिटी का रिलेशनशिप बरकरार रह सके। तो कोई से भी दो क्वांटिटी जो हैं एक दूसरे के अगर इक्वल होती हैं, तो उसके बीच में ये साइन हम लगा देते हैं। ये भी हो सकता है कि एक क्वांटिटी हो एक साइड के ऊपर, दूसरी साइड पे 0 हो, तो ये भी इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर ये एक क्वांटिटी जो x है, जिसको हमने x का नाम दिया है, उसको हमने 0 के बराबर किया है, 0 के साथ उसका रिलेशनशिप हमने डेवलप किया है, इक्वलिटी रिलेशनशिप, तो ये भी इक्वेशन है। इस तरह से दोनों साइड्स के ऊपर बहुत सारे टर्म्स हो सकती हैं, इधर भी पोलिनोमियल हो सकते हैं, कोई इधर भी हो सकते हैं, तो ये सब इक्वेशंस होंगी। तो इकोनॉमिक्स में इक्वेशंस जो है इसकी क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि हम जितनी भी इकोनॉमिक टर्म्स हैं उसको हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करते हैं। इकोनॉमिक्स में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सारी इक्वेशंस के जरिए की फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं उनको। जितने भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं उनको हम क्वांटिफाई करते हैं और इक्वेशंस के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं, और फिर उनको हम सॉल्व करते हैं उन प्रॉब्लम्स को। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन विद वन अननोन। इक्वेशंस जब अलजबरा में हम इक्वेशंस लिखते हैं तो उसमें डिफरेंट टर्म्स होती हैं, जैसे कि ये एक टर्म है, 2x एक टर्म है, प्लस 3y एक टर्म है, ये दो टर्म्स है, को मैंने 0 के इक्वल किया है। तो इस तरह से ये जो ऐसी जो एक्सप्रेशंस जो क्वांटिटीज़ जो कि प्लस एंड माइनस के साइन से रिलेटेड होती हैं, उनको हम टर्म्स कहते हैं। जैसे इस इक्वेशन में 2 टर्म्स हैं और ये 2 अननोन है। अब ये हम इक्वेशंस की जो टाइप्स हैं नीचे हम वो देख लेते हैं अननोन के लिहाज से, क्योंकि इक्वेशंस में हम कुछ क्वांटिटीज़ जो होती हैं ना हमें मालूम होती हैं, उनको हमने नंबर्स की फॉर्म में ज़ाहिर किया है। कुछ क्वांटिटीज़ अननोन होती हैं, उसको हम एक्स
वाई जी अल्फ़ाबेट्स की सूरत में हम ज़ाहिर कर देते हैं, या ए बी सी से अल्फ़ाबेट से हम ज़ाहिर करते हैं। अल्फ़ाबेट से हम इसलिए ज़ाहिर करते हैं क्योंकि वो क्वांटिटीज़ जो हैं वो अननोन होती हैं और हमने उनकी कुछ वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है, तो इस वजह से हम उसको अल्फ़ाबेटिकली हम कुछ नाम दे देते हैं, हम अल्फ़ाबेट्स असाइन कर देते हैं और फिर हम उन अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए उसको सॉल्व करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, प्लस एंड माइनस करते हैं, जो कि हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए जो अननोन क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी वैल्यू एक्चुअली हमने फाइंड करनी होती है। जैसे यहाँ पर x और y है, ये अननोन है, उसको हमने x और y से दो क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर किया। अब ये अननोन चूँकि क्वांटिटीज़ हैं, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। तो ये अननोन क्वांटिटीज़ के लिहाज से इक्वेशंस की टाइप्स हम नीचे देख लेते हैं। इक्वेशन विद वन अननोन। इक्वेशन विद वन अननोन का मतलब है कि एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 10। इसमें देखें ये कांस्टेंट है, 2, 3 और 10 ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, जबकि अननोन जो क्वांटिटी है वो सिर्फ एक है, x। ठीक है, अननोन क्वांटिटी यूँ भी हो सकती है 5a = 3, इसके अंदर भी अननोन क्वांटिटी एक ही है, a। तो ये एक अननोन क्वांटिटी हो तो इक्वेशन विद वन अननोन, तो हमने इसका आंसर फाइंड करना होता है। इसी तरह 2 अननोन क्वांटिटीज़ इस तरह से हो सकती हैं, 3x + 4y = 10। इसके अंदर दो अननोन क्वांटिटीज़ हैं, x और y। ठीक है, ऊपर एक थी x थी, इस नीचे वाली इक्वेशन में ये a थी, इसमें ये दो इक्वेशंस थी और इन दोनों इक्वेशंस में एक एक अननोन था, जबकि इस इक्वेशन में एक ही इक्वेशन में दो अननोन्स हैं, x और y। इसी तरह से इक्वेशन यूँ भी हो सकती है 3x + 4y + 7z = 10। इस एक इक्वेशन है ये, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं और ये तीनों टर्म्स के अंदर जो है ना 3 अननोन्स हैं, x, y और z। ये 3 अननोन्स इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या होता है। सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन यानी कि मसावात को हल करना। मसावात को हल करने से क्या मुराद है, ये आप बचपन से करते आ रहे होंगे। तो ये क्या होती है, सोल्यूशन का मतलब ये होता है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर ये जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं इनकी हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। जैसे हमने इसके अंदर x की वैल्यू को फाइंड करना है, इसके अंदर हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है, इसके अंदर x और y दोनों की वैल्यूज़ को हमने फाइंड करना है और इसमें हमने इन तीनों की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इसी को हम सोल्यूशन कहते हैं। जब हम इक्वेशंस में अननोन्स जो होते हैं उनकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो उसी को हम इक्वेशन का सोल्यूशन कहते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। ठीक है, तो ये अननोन्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करने के लिए जो है ना एक रूल है जो ये आपने याद रखना है जब भी आप इक्वेशंस को हैंडल करेंगे इकोनॉमिक्स में, कि नंबर ऑफ़ अननोन्स शुड बी नंबर ऑफ़ इक्वेशंस। जिस भी इक्वेशंस में जितने भी अननोन्स होते हैं उतनी ही हमारे पास इक्वेशंस होनी चाहिए कम से कम, फिर ही हम उन सारे अननोन्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये जो है एक इक्वेशन है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर 3 अननोन्स हैं, तो हमें 2 इक्वेशंस और चाहिए होंगी, इक्वेशन नंबर 2 और 3 और चाहिए होंगी। वो हमारे पास होंगी तो हम इन तीनों का आंसर फाइंड कर सकते हैं, वरना हम किसी का भी आंसर फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह से ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में 2 अननोन्स हैं, तो हमें इसके साथ एक सेकंड इक्वेशन भी चाहिए होगी। वो हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन होगी तो उसके साथ हम मिला के इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम इन दोनों अननोन्स का आंसर निकाल सकते हैं। अब ये जो इक्वेशंस हैं इसके अंदर एक ही अननोन है और एक ही, तो इसलिए इसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन हमें चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे ये 2x + 3 = 10, ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर जो है ना अननोन भी, इक्वेशन भी 1 है और अननोन भी एक ही है यानी कि x। तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको 3 जब इधर जाएगा दोनों साइड्स से हम 3 माइनस करेंगे तो 3 इधर चला जाएगा, 10 - 3 तो ये 7 आ गया 2x। अब इसकी दोनों साइड्स को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 7/2। तो अब ये x की वैल्यू 7/2 आ गई। तो जब भी हम इक्वेशन का सोल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं तो इक्वेशन का सोल्यूशन एक ऐसा आंसर होता है जिसपे इक्वेशंस की दोनों साइड्स बराबर हो जाती हैं। अब x की ये जो वैल्यू है उस पर इस इक्वेशन की दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। जैसे इसके अंदर हम पुट करते हैं 2 की वैल्यू जो है, x की जो वैल्यू है 7/2 हम इसके अंदर पुट करते हैं, 7/2 + 3 = 10। 2 से कैंसिल हो गया, 7 + 3 = 10, 10 =
10। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन का जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया, इसमें x की जो वैल्यू फाइंड की उसके अंदर उस पर ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल हो गई। तो इक्वेशंस की जो सोल्यूशन होता है या उसमें जो अननोन की जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको सॉल्व करके, तो उस आंसर्स के ऊपर जो इक्वेशंस की दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर हो जाती हैं। अब ये देखिए हम इक्वेशंस की फर्दर कुछ टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं। ये पीछे भी आप पढ़ चुके हैं फंक्शंस की सूरत में। अभी हम ये लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन ये हमने पढ़नी है। लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होती है, जैसे कि आपको पहले भी पता होगा कि ऐसी इक्वेशन, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये ax + b = 0। इस साइड पे इसके 0 है और ये इसकी दो टर्म्स है ax, x जो है ना ये एक इसके अंदर अननोन जो है वो एक ही है, ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस में, लेकिन उसकी जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसके अंदर x की पावर जो है वो 1 है, ठीक है। यकदर्जी मसावात या लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है उस अननोन की वो 1 होती है, ठीक है। और इसमें हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये जो इसकी हाईएस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये आपने पहले भी आपको ये मैंने डिस्कस किया था, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसी तरह से सेकंड डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, इसमें 3 टर्म्स है ax² + bx + c। इसके अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है। x की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होती है, इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर x मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होती है और इसके अंदर भी ये कंडीशन आप अप्लाई करते हैं कि जहाँ पर हाईएस्ट पावर हो तो उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है a वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये जो है ना क्वाड्रेटिक से लीनियर इक्वेशन बन जाएगी फिर ये। इसलिए ये अगर पॉजिटिव इसकी कोई वैल्यू होगी या पॉजिटिव या नेगेटिव यानी कि नॉन ज़ीरो वैल्यू इसकी होनी चाहिए, फिर ये जो है ना इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह से ये क्यूबिक इक्वेशन जो होती है 3 दर्जी मसावात होती है ये। इसके अंदर आपको पता है इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है ax³ + bx² + cx + d। इसके अंदर 4 टर्म्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर चूँकि 3 है तो इस हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, a शुड नॉट बी 0 हेयर, ठीक है, नहीं तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अगर ये 0 हो गया तो, ठीक है। तो इस तरह से तीन ये तरह की मसावातें इससे आगे भी हो सकती हैं, हायर डिग्री इक्वेशंस भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली हम इकोनॉमिक्स में ये 3 तरह की इक्वेशंस यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं कांस्टेंट और अननोन्स की तरफ। पीछे आपने एक इक्वेशन पढ़ी, फॉर एग्जांपल 3x + 2 = 0। इसके अंदर जो अननोन है वो x है और जो कांस्टेंट है वो 3 और 2 है, ठीक है। कांस्टेंट्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपको मालूम होती हैं, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो 3 और 2 है, ये मालूम होती हैं ये वैल्यूज़। और दूसरी वैल्यूज़ जो होती हैं अननोन्स होती हैं, अननोन इसके अंदर एक ही है वो x है, ठीक है। इसी तरह से ये आपको ये भी ऑलरेडी पता होगा। उसके बाद है पैरामीटर्स, मुतबदली साकिनात। ये जो है ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि आम ज़िंदगी में तो बदलती रहती हैं, वेरिएबल होती हैं, लेकिन हम इकनॉमिक्स में किसी ख़ास थेरी या कोई ख़ास लॉ बयान करते वक्त इसको हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये जो लॉ ऑफ डिमांड जब हम पढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड को हम QD से ज़ाहिर करते हैं। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। फॉर एग्जांपल ये 4 जो है टेस्ट भी हो सकता है। इस तरह से ये 5 हमने जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हैं जिसके ऊपर डिमांड का इन्हिसार होता है जनरली, ठीक है। लेकिन हम इन सारे वेरिएबल्स को, बाकी वेरिएबल्स को हमने कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। हम इसी तरह से जब हम P का इफेक्ट Q पे देखना चाहते हैं, हम सिर्फ ये स्टडी करना चाहते हैं कि कीमत का किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस का, उसकी अपनी प्राइस का, उसकी जो क्वान्टिटी डिमांडेड है, उसकी डिमांड है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, तो हमें बाकियों को कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ता है। वैसे तो इनकम, जैसे ये Y इनकम है, इनकम चेंज होती रहती है, हर बंदे की इनकम इंक्रीज़ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसी तरह नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स जो हैं मार्केट में जो ख़रीदने वाले हैं उनकी तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है।
इसी तरह से जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतबादल अशिया की कीमतें भी बदलती रहती हैं, एक सारिफ की पसंद भी बदलती रहती है। ये सारी चीज़ें, सारे वेरिएबल्स हैं, ये आम जिंदगी में चेंज होते रहते हैं। लेकिन हम इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने जब किसी एक वेरिएबल का इफेक्ट दूसरे के ऊपर हमने स्टडी करना है तो हमें इन बाकियों को कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ता है। इसी को जो है हम पैरामीटर्स कहते हैं। और इसको डिमांड की इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी पी। ठीक है, इन सारे जो वेरिएबल्स का जो इफेक्ट है वो इसके अंदर आ जाता है। तो ये a और b जो हैं ये इसके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर ये जो डिमांड की इक्वेशन है इसके अंदर a और b जो हैं वो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ये कोफिशिएंट की तरफ। कोफिशिएंट जो होता है ना, जैसे यूँ लिखा है मैंने 2x। ठीक है, इसका मतलब है ये जो 2 है ये इसका कोफिशिएंट है x का। x एक अननोन क्वांटिटी है और इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है। इसका 2x का मतलब ये है कि 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या इसका मतलब है कि x 2 टाइम्स ऐड हो रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब है एक वेरिएबल जितने टाइम ऐड हो रहा होता है उसको हम वो कोफिशिएंट की सूरत में इधर आ जाता है। जैसे अगर हम 3x लिखते हैं तो ये आ जाता है x प्लस x प्लस x। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से 4x है तो वो 4 टाइम्स x ऐड हो रहा है। ठीक है, इस तरह सो ऑन। पावर का भी आपको पता होगा, पावर क्या होती है किसी भी वेरिएबल को, जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मतलब है कि x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर तब आती है जब कोई भी वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और कोफिशिएंट जो होता है वो किसी भी वेरिएबल के ऐड होने को जाहिर करता है। इसमें जो 2 है ये पावर है और x जो है ये बेस है। ठीक है, बेस x है और इसकी जो पावर है वो 2 है। ठीक है, इसी तरह से y पावर 3 या y क्यूब, इसका मतलब है कि y को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। अब हम आ जाते हैं ये नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ, इक्वेशंस की टाइप्स की तरफ। कंडीशनल इक्वेशन जो होती है वो इस किस्म की इक्वेशन होती है, जैसे 3x + 2 = 8। ये मैंने इक्वेशन की एक टाइप लिखी हुई है आपके सामने। ये एक ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें हम जो भी अननोन की वैल्यूज़ जो होती हैं वो फाइंड करते हैं, तो वही वैल्यू जब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, किसी और आंसर से ये सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ठीक है, इसका एक ही सोल्यूशन होता है और उसी सोल्यूशन के ऊपर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। जैसे कि ये इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो ये आ जाएगा 3x = 8 - 2 6, 3x = 6 और x = 6/3, x = 2। तो ये x का एक आंसर आ गया, x = 2। अब इस इक्वेशन के ऊपर ही, इस आंसर के ऊपर ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। इसमें मैं x = 2 पुट करती हूँ, पुट x = 2। ठीक है, इस इक्वेशन में 3x + 2 = 8। इसके अंदर मैंने x की जगह x का जो आंसर आया, सोल्यूशन आया, वो मैं इसमें पुट किया 3 × 2 + 2 = 8। तो ये इक्वेशन जो है 3 × 2 = 6 + 2 = 8। इसकी दोनों साइड्स, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होगी। अब मैं 2 की बजाय कोई भी और आंसर, कोई भी और वैल्यू अगर इसमें पुट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल x की जगह मैं 3 पुट करती हूँ मैं इस इक्वेशन में, 3 × 3 + 2 = 8। 3 × 3 = 9 + 2, 9 + 2 11 is not equal to 8। तो ये इक्वेशन आप देख सकते हैं कि ये सेटिस्फाई नहीं हुई। तो ये जो इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन जो एग्जिस्ट कर रहा है, उस सोल्यूशन के अलावा अदर देन दिस सोल्यूशन हम कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, दिस इक्वेशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो ये कंडीशनल इक्वेशन होती है जिसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती है, हर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ हम आ जाते हैं जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, कंडीशनल इक्वेशन या इस मशरूत मसावात के अलावा दूसरी तरह की जो मसावात होती है उसको मतमासिला मसावात या आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी जो है एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हम कोई भी वैल्यू अननोन की पुट करें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। जैसे आपको ये इक्वेशन नज़र आ रही है, x + y होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy। अब ये चूँकि एक फॉर्मूला है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं इस वाली साइड को, x + y होल स्क्वायर जब लेते हैं तो ये आ जाता है। तो इसके अंदर हम x और y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी दोनों साइड्स हमेशा इक्वल आएंगी।
अब ये देखें कि ये जो इक्वेशन है आइडेंटिटी, इसकी इधर मैंने जो है एक्स की वैल्यू जो है वो 3 पुट की, इधर वाई की जगह 2 पुट किया। तो इसको मैंने जब पुट करके दोनों साइड्स के ऊपर ये 3 और 2 वैल्यूज़ जो हैं एक्स की, वो मैंने इसको सॉल्व किया तो दोनों साइड्स पे 25 आ गया। इसी तरह से एक्स की वैल्यू जो है वो मैंने 4 पुट की और वाई की वैल्यू 5 पुट की। तो ये पुट करने से भी इसकी जो दोनों साइड्स हैं ये इक्वल आ गई, 81, इधर भी 81 आ गया। तो ये इसमें एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू मैं पुट करूँ तो इसकी दोनों साइड्स हमेशा इक्वल आ रही हैं, तो इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो आइडेंटिटी जो होती है उसमें हम जो इक्वेशन की जगह जो है ना, ये इक्वेशन में 2 लाइंस हम पैरेलल लाइंस लगाते हैं, आइडेंटिटी में हम 3 पैरेलल लाइंस लगाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, एक्स माइनस 9, ठीक है, एक्स स्क्र माइनस 9 इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी आइडेंटिटी की फॉर्म में है। तो इक्वेशन में हम जो है जो सिंबल है वो ये लगाते हैं, ठीक है, और जो आइडेंटिटी में हम 3 पैरेलल लाइंस लगाते हैं। 3 पैरेलल लाइंस का मतलब है कि इसकी दोनों साइड्स हमेशा इक्वल आएंगी। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं, जैसे ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है ये एक आइडेंटिटी है, यानी कि जो बचते हैं वो सरमायाकारी के बराबर होती हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये आइडेंटिटी है, ये हमेशा बराबर होती है, ये आप इकोनॉमिक थ्योरी में पढ़ेंगे। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।